क्या लिखेंगे? ढूंढ के लाए तो 6 मिली, 7 मिली, कितने मिले? 6। तो पहले तो याद रखना इसमें एस ऐसे ही काम करेगा, एस का मतलब यहाँ कितना होगा? 6। अब ना इस चीज को बोर्ड पे आ जाओ, कितने लोगों की मेमोरी ऐसी होगी जो उसे याद कर पाएगी, कितने मेमोरी होगी जो उसे याद नहीं कर पाए? उसमें पहले वाली रिफ्लेक्सेस लिखी होगी, है ना, दूसरे वाली प्राइमरी होगी, उसके बाद क्या है? सेकेंडरी, उसके बाद क्या है? टर्चरी, उसके बाद क्या है? छोड़ो, ट्रिक पे याद रखना इसे इस तरह, RPSCTM। इसे याद करने का हमने तरीका बताया था, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन टीचिंग एप्टीट्यूड या टीचिंग मेथोडोलॉजी। तो आप लोग सारे मेरे बच्चे से याद रखना RPSCTM। क्या याद रखोगे? RPS, जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें TM की क्लास चल रही है। क्या हो रहा है? RPSCTM अपन को याद रखना, बस वो यहां से याद आ जाएगा। R से मेरे बच्चे तुमने क्या है? रिफ्लेक्सेस। P से क्या है? प्राइमरी। S से क्या है? सेकेंडरी। C से क्या है? कोऑर्डिनेशन। T से क्या है? टर्चरी। और M से क्या है? मेंटल। इसका मतलब यहां तक। अब जो आएगा ये ट्रिक याद रखना, अपने को क्या याद रखनी? RPSCTM। अब इतना तो याद हो गया, और याद होने के बाद ना अब इनकी ना कोई हो सकता है कि तुमसे क्या पूछ लेगा, ये भी पूछ लेगा भाई इनका जो एज ग्रुप होगा हो गया। मेरे बच्चे जब मैं अभी पीछे गया था तो मैंने रिफ्लेक्सेस का मीनिंग बताया था, और रिफ्लेक्सेस के मीनिंग का एक टाइम बताया था, पर्टिकुलर क्या है? 1 मंथ वाला। क्या था? 1। तो इसके अंदर रिफ्लेक्सेस जो होगा वो इसे याद रखना, बर्थ टू कितना होगा? 30 डेज। कितना होगा? 30। बाकी अगर आप जाओगे 30 डेज का मतलब क्या होगा? 1 महीना। 30 डेज का तो आप इसे 30 डेज लिखो, या फिर क्या लिख सकते हो? 1 मंथ। कभी भी एग्जाम में पूछ ले। दूसरा याद रखना, अगर आओगे यहाँ तो ये 1 से लेके चलेगा 4, ये क्या होगा? 4 से क्या है? 8, और ये क्या होगा? 8 से क्या है? 12। इसका मतलब अगर ध्यान से देखोगे तो 4 का टेबल रिपीट हो रहा है, 4 का दुगना 8 और फिर 4 है कितना हो? 12। तो इस तरह याद है। उसके बाद जो आगे के 2 हैं वो 6-6 महीनों पे काम करते हैं। 12 से लेके क्या होगा? 18, और ये 18 से क्या होगा? 24। इसका मतलब अगर इन पूरे को देखेंगे तो जो 24 है ये 24 महीने, ये 18 महीने, 12 महीने, 8 महीने, 4 महीने, तो मंथ पे काम कर रहा है। अच्छा, अगर 24 महीने हैं तो 24 महीने इक्वल टू क्या होता है? 2। तो इसका मतलब हम आगे ना जहां 0 से लेके 24 महीने के अंदर अंदर, इसका मतलब वो जो इससे कॉन्सेप्ट बताया था, 0 से कितना बताया था? 2 साल। तो इसका मतलब प्याजे अपनी सब स्टेजेस में कितनी सब स्टेजेस लेके आता है? 6। पहले वाली क्या लेके आता है? रिफ्लेक्स। दूसरे क्या लेके आता? प्राइमरी। तीसरे क्या लेके चले? चौथे वाले क्या है? 5वें वाले क्या है? टर्चरी। और छठे वाला क्या है? अब जैसा इनका नाम है वैसा इनका क्या होगा? काम होगा। प्राइमरी क्या काम करेगी? अच्छा, ट्रिक और ये तो याद रहेगा ना, टाइम पीरियड। तो अब आ जाते हैं इनके टाइम पीरियड से आगे बढ़ते हुए कि अपन ने ये तो याद कर लिए थे। सबसे पहले वाले क्या थे? सिंपल। अब ना मैं इधर आऊंगा थोड़ा सा बाद में, अपन ना उसी पेज पे रहते हैं जहां पर हम हैं, ताकि एक एक वर्ड मैंने इनको याद कर लें, क्योंकि अगर ज्यादा बड़े में याद करोगे तो जैसे आज तक याद नहीं, फिर भी याद नहीं। पहले वाला मेरे को पता था कि रिफ्लेक्सेस वाला मेरे पास आया पहले कितना? 1 महीने तक जो हमने यहाँ रखा। तो पहले वाला महीना रिफ्लेक्सेस में ऑलरेडी तुम्हें बता चुका था कि इसमें क्या होगा, बच्चे में क्या होगा। इसका मतलब इसमें और कुछ नहीं है, ये पहला वो पार्ट है कि जिसमें बच्चे में जो सबसे ज्यादा जो एक्टिव रहता है वो क्या रहता है? चूस। और वो चूसने का मतलब ये होता है कि जो भी चीज आएगी वो सीधा उसके मुंह में जाएगी। कोई भी चीज उसे मिलेगी वो सीधा अपने क्या डालेगा? मुंह में डालेगा। इसलिए रिफ्लेक्सेस क्या चलेगा? 1 महीने। जैसे वो 1 महीने के बाद आगे बढ़ेगा उसके जीवन में ना थोड़े से बदलाव आना शुरू होंगे, और बदलाव आना शुरू होंगे कि वाला कि जो उसे आया अब वो, क्योंकि उसकी आंखें थोड़ी बहुत अच्छे तरीके से खुल चुकी होगी, वो इधर उधर देखना शुरू कर देगा। लेकिन वो इधर उधर देखेगा, बाहर की दुनिया को देखेगा जो उसके आमने सामने दिख रहे होने देगा, आमने सामने। तो इसका मतलब जो उसके सामने होगा वो प्राइमरी P से याद रखना, मान लो पापा। क्या याद रखोगे? पाप। तो इसका मतलब जो पापा एक्शन कर रहे होंगे उन्हीं एक्शन को वो क्या कर रहा होगा? रिपीट कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? रिपीट। इसका मतलब जो भी पापा, तो अगर कोई पूछेगा इसमें तो जो रिफ्लेक्सेस में वो शकिंग था, तो दूसरे वाले में एक्शन एक समझ लेना क्या है? रिपीट। अभी इसे कुछ पुराने वाले बोलेंगे, पहले सुन लेना, कहीं अब सुन जाओ। तो ये क्या हुआ? रिपीट। अब उसने वो रिपीट किया जो उसे दिखाई दिया। इस रिपीट का जो मैंने ये भी मतलब बता दूं कि जो उसके सामने जो पानी था उसके पानी में हाथ मारना है, उसका क्या है? रिपीटेशन ही कहलाएगा। अच्छा, जब उसने रिपीट कर लिया प्राइमरी के बाद, तो उसका जो प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन के बाद यहाँ आया, तो आप इसे यहाँ, इसने इसे गलत कर दिया ना, 2 बार आगे, इसको हटा देता, फिर क्या आ जाएगा हमारे सामने? क्या है? सेकेंडरी में क्या होगा कि चीजें रिपीट तो होंगी, लेकिन रिपीट के साथ इन्वायरमेंट जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा?
एनवायरनमेंट क्या होगा कि मान लो कि वो जो रिपीट था उसे मजा था, अब उसने कोई खिलौना देखा और किसी खिलौने ने क्या करी, आवाज करी, तो उस आवाज के बाद उसने फिर क्या करा, उसे दोबारा लगाया। अच्छा, कई बार इसे हेड एंड टेल पोजीशन भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? हेड एंड टेल पोजीशन का मतलब ये होता है कि HNT वाला, कि आपने ये वो पोजीशन होती है जिसमें बच्चा ना पलटना शुरू हो जाता है। मतलब नॉर्मली बच्चा जो 4 महीने का बच्चा होता है वो खुद से नहीं पलट सकता, मतलब आपने उसे जैसा लेटा दिया उसने क्या है वैसा ही लेटा रहेगा। तो अब उसके बाद क्या होगा, जैसे ही बच्चा 4 से 8 महीने की स्टेज पे आएगा, वो क्या करेगा, बेड पे थोड़ा बहुत ना अपने आप को उल्टा सीधा क्या है करना, क्या कर देगा, शुरू। अच्छा, वो उल्टा सीधा होने के बाद उसके बाद उसमें क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन क्या, जो रिपीटेशन होना शुरू हुआ था उसके बाद वो कोऑर्डिनेट करेगा, इसका मतलब जुड़ना शुरू करेगा। मान लो वो क्या कर रहा था कि कुछ खाना खा रहा था, और खाना खाने के दौरान वो खाना तो यहाँ खा रहा था फूड, और उसके बाद ना दूर पर उसे क्या दिख गया, कोई टॉय दिख गया, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट कि वो खाना भी खाता रहेगा और साथ साथ में क्या टॉय भी चलाता रहेगा। तो आपने कई बार देखा हो आजकल जो मम्मी पापा बच्चे को बाहर लेके जाते हैं तो मम्मी उसके मुंह में ठूसे जा रही है उससे, और वो बाद में वो कोकोमेलन देख रहा अपने उस पर, तो उसका कोऑर्डिनेशन यही है। इसका मतलब वो क्या है, मम्मी उसे खाना खिलाई जा रही है और वो अपना क्या है, टॉम एंड जेरी जो भी उसे XYZ वो दिखा रही है। अब जैसे ही होगा उसके बाद एक महीना आता है 12 से 18 वाला। अब 12 से 18 वाला वो होगा जब इसमें ना वो पहली बार उसे कोई चीज चाहिए तो उसकी तरफ भागना शुरू कर देता है। याद करो, मैंने तुम्हें गोल डायरेक्टेड बिहेवियर नाम की एक चीज सुनाई थी, वो यही है। अगर कोई तुमसे पूछेगा कि बच्चे में गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कब डेवलप हो जाता है तो क्या होगा, और बच्चे में कोई पूछेगा कि ऑब्जेक्ट परमानेंस कब आ जाता है, तो यहाँ इंटरनलाइजेशन करना या मेंटल कोऑर्डिनेशन करना, तो इसका मतलब इसीलिए 18 से 24 के महीने का जो बच्चा होता है उसमें क्या मिल जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। उसे पता चल जाता है कि जो चीज छिपाई गई है वो कहीं गायब नहीं, वहीं पर क्या है, एग्जिस्ट करती है। अब एक बार 2 मिनट के लिए सारे लोग भूल जाओ कि तुमने क्या सीखा और क्या मैंने तुम्हें सिखाया। अब इस बारे में ना, मान लो ये स्लाइड बिल्कुल ऐसे साफ है जैसे तुम्हारे दिमाग में कुछ आया नहीं। एक बात क्लियर है कि सब स्टेजेस कितनी है अपने पास, का ये भी पता है ट्रिक कैसे याद रहेगी, RPS CTM, ये भी याद रहेगा उसका क्या है, टाइमिंग क्या है। क्लियर है? एक काम करो, सबसे पहले वाला पढ़ो जरा क्या लिखा है। पहले वाला ये सिंपल रिफ्लेक्सेस वाला क्लियर है कि इसमें क्या क्या बच्चे के सामने, डन। चलो अब दूसरा पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा होगा, किसका कर रहा है, देखो इन्फेंट क्या कर रहा है और क्या कर रहा है, चलो छोड़ दो। तीसरे वाला देखो क्या लिखा हुआ है, क्या कर रहा है, जिसमें वो इन्वॉल्व क्या कर देता है, एक्सटर्नल क्या कर देता है, एनवायरमेंट। ठीक है, उसके बाद चौथा देखो क्या लिखा हुआ है, क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन करना शुरू करेगा, डिफरेंट एक्शन, क्या किसको लिए, किसी गोल के लिए। चलो छोड़ दो 1 मिनट ये भी। उसके बाद नंबर 5 पढ़ना, क्या लिखा होगा, उसमें क्या करना शुरू कर देगा, डोडलर क्या कर देगा, कुछ जो एक्सप्लोर है वो क्या करना शुरू करेगा, नहीं। और उसके बाद लास्ट वाले में जो लिखा होगा फाइनल स्टेज, उसमें क्या करना शुरू कर देगा, सिंबॉलिक क्या है, थॉट, और उसके बाद क्या है, मेंटल क्या है, रिबल। अब होता क्या है कि कई बार ना आपके सामने पढ़ाते टाइम 3 चीजें आती हैं जो मैं तीनों बताऊं। हमारे ना एग्जाम्पल डिपेंड करते हैं आपके पूछने पर भी। मैं बार बार हर क्लास में सेम एग्जाम्पल डिफाइन नहीं करता, क्योंकि इसका रीजन है कि वो तो रट्टा हो जाएगा। लेकिन आपने मुझसे किसी क्लास में पूछा फिर अगर, तो मेरे एग्जाम्पल बदलते रहेंगे, हमेशा बदलेंगे। हमने जब आपको ये पढ़ाया तो इस पहले लास्ट वाले से चुनो, बच्चे को क्या हुआ कि यहाँ उसके पास क्या पड़ा है और ये बाल किससे बाहर है, जब इसको ना, मतलब इसलिए ये आज ना मैंने लास्ट टाइम आपसे क्या बोला था कि प्याजे की ना इस बार की जो PPT होगी उसके लिए आपको प्याजे की वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर पिक्चर्स देखोगे उससे भी तुम्हें बहुत सारी चीजें क्या आ जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। तो अगर आप यहाँ देखेंगे डिफर्ड जो इमिटेशन जो बच्चा पूछ रहा था, यहाँ भी देखो इमिटेशन इस स्टेज का पार्ट है, वो हमेशा ही रहेगा। हमने कहा इस स्टेज के कुछ सब पार्ट भी हैं, तो अगर कोई पूछेगा कि डिफर्ड जो इमिटेशन होगा वो क्या, तो देखो इसमें भी एक होगा डिफर्ड इमिटेशन, चाइल्ड यूज स्पून एज ए क्या है, तो इसका मतलब उसने किसी को बाल भाते हुए देखा था। बाल भाते हुए जब उसने देखा तो उसके हाथ में क्या था, कोम था, लेकिन उसे ना उस टाइम जब अपने बालों को कर रहा था तो उसे वो कोम तो नहीं मिला, तो उसने किससे बाल करना शुरू कर दिया, कोम से ही। अब यहाँ
लास्ट वाली पिक्चर को देखो एक बार, इसमें सेकंड लास्ट में, तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपका टर्चरी वाला होगा तो उसके पास अपना तो कुछ खिलौना था ही, लेकिन वो क्या करने का, अब ना तुमने देखा होगा जैसे तुम में से बहुत सारे लड़कियां होंगी या फिर लड़के भी होंगे, जब आपने शुरुआत में देखा होगा हम जो खिलौने आते हैं, अगर खिलौने नहीं भी होते, इमेजिनरी कुछ खिलौने क्या है बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे कहीं जाना होगा तो जाने के दौरान अपन क्या करेंगे, बाहर देख रहे होंगे तो सूरज भी ऐसा लगेगा जैसे क्या चल रहा है हमारे, और ये थॉट प्रोसेस वो होता है जो बाद में जाके प्री ऑपरेशनल में क्या करेगा काम। मैंने क्लास के शुरुआत में कहा कि 0 to 2 होना और 2 to 7 होना इस बात के बारे में बताता है कि जो चीज यहां पर शुरू हुई थी वो यहां पर जाकर अच्छे से क्या होगी, पूरी, लेकिन ऐसा नहीं कि वो यहीं शुरू हुई, शुरू वो कहीं थी यहां, लेकिन पूरी कहां पर होगी, यहां। आपने अगर चाय बनाना शुरू किया तो चाय तब तक चाय नहीं है जब तक वो कप में डल के पीना जाए, इसका तो उसका प्रोसेस तो शुरू हो गया था पहले, लेकिन एंड कब हुआ था, बाद में। जब आप इन सारी चीजों करोगे तो आपको ना कई बार क्या कंफ्यूजन होती है कि हम ना हर बार वर्ड जो लाते हैं, तो मैंने इस बार एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मैंने इन चीजों को और आसान करने की कोशिश करी कि मैंने आपके सामने रखा कि सब स्टेजेस की टोटल स्टेजेस कितने हैं, 6 है। जो पहले वाला था हेड एंड टेल जो तुमने पढ़ा रिपीटेशन वाला, तो रिपीटेशन इसमें भी था कि उलट पलट वाला, लेकिन आज मैंने उसे और सिंपल कर दिया कि पहले वाले में वो क्या कर रहा है कि जब तुमसे पूछा जाए बच्चे में जो शकिंग होता है वो कौन सी सब स्टेज में होता है, वो क्या होगा, पहला, वो किसी चीज को रिपीटेशन देखता है अपनी बॉडी के साथ, अपने घर। मैंने क्या बोला, सबसे पहले वो कहां देख रहा है, अपने पापा या अपने घर, तो जो उसने अपने आजू बाजू में देखा, अब इसमें टोटल करते टाइम, तो जैसे उसने अपने आजू बाजू में उसे देखा तो उसने उसी को रिपीट करना शुरू कर दिया, उसको क्या बोला हमने, प्राइमरी। अब उसी चीज को वो क्या कर रहा है कि चलो मैं तो कर ही रहा हूं, लेकिन बाजू में जो है ना बहन या दोस्त या कोई और भी कर रहा है, तो उसे देखकर जैसे जैसे वो करने लगा, जैसे इसका एग्जाम्पल देता हूं, मान लो बच्चे के पास अपना खिलौना था, उससे खेल रहा था, लेकिन अचानक से उसने देखा कि उसका दोस्त से उसका भाई किसी दूसरे खिलौने से खेल रहा है, तो वो अपने खिलौने को छोड़ के क्या करेगा, उस दूसरे खिलौने की चाहत करेगा। अगर उसे वो नहीं मिलेगा तो क्या करना शुरू कर देगा, रोना शुरू। इसका मतलब अब उसके जो रिपीटेशन है उसका कारण वो नहीं रहा, उसका कारण क्या होगा, एनवायरमेंट भी होगा। तो इसका मतलब जैसे जैसे देखेगा। तो एक बात बताओ, जो बच्चा अभी तक ब्रेस्ट फीडिंग कर रही थी माँ, वो था, तो इसका मतलब वो नॉर्मली क्या था, प्राइमरी वाला, लेकिन अब उसे पता है कि मदर तो है नहीं दूध पिलाने के लिए, तो उसका जो टारगेट होगा वो क्या होगा, बोतल हो जाए, और वो बोतल उसे कहां से मिल रही होगी, एनवायरमेंट से। तो वो एग्जाम्पल क्या थे, अलग थे, ये एग्जाम्पल क्या है ना, उन्हें गलत कहा जाएगा नहीं, बस ये क्या है, न्यू एग्जाम्पल के तौर पे आता है। अब आते हैं यहां आपके सामने क्या आ जाता है, सेकेंडरी वाला। अब सेकेंडरी में वो क्या करेगा, इसके एक डेफिनेशन क्या थी, नई किताबें और पुरानी किताबों में एक डिफरेंस आया जब आप देखें, तो हमने कहा कि भाई यहाँ पे शकिंग हो गया, यहाँ पे रिपीटेशन हो गया, रिपीटेशन विद क्या होगा, एनवल। अब पहले 3 तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो गए, बाद के 3 पे चलते हैं। एक क्या बचा है, कोऑर्डिनेशन, एक क्या बचा है, टर्शरी, और एक है। अब कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है किसी चीज का साथ, किसी चीज का क्या होगा, साथ। तो इस कोऑर्डिनेशन को जब तुम लोगों के सामने जो पिछला वाला एग्जांपल था वो भी बताता हूं, उसमें एक फोटो दिखाया होगा मैंने कि एक जो बच्चा है उसके जो हाथ में कुछ था और सामने उसके क्या थी, बोल थी, वो क्या कर रहा था, खाना और उसे। एक कोऑर्डिनेशन वो वाला एग्जांपल था जिसमें बच्चा बैठा था और चम्मच से अपने आप से क्या कर रहा था, खाना खा रहा था। अब फिलहाल हमने कहा कि जो कोऑर्डिनेशन वाला आया, तो पहले वाली क्या होगी, रिफ्लेक्सिव, दूसरी क्या होगी, प्राइमरी, तीसरी वाली क्या होगी हमारी, सेकेंडरी, और चौथे वाले क्या होगे हमारे, कोऑर्डिनेशन ऑफ क्या होगा। इसका मतलब जो इन्वायरमेंट के साथ यहाँ कोऑर्डिनेशन उसने सीखा था, एनवायरनमेंट के साथ जो उसने रिपीटेशन सीखा था, अब वो धीरे धीरे उसके साथ क्या करने लगा है, कोऑर्डिनेशन। मान लो कोऑर्डिनेशन का एक मतलब ये समझ लो कि अभी उसके पास एक डॉग वाला खिलौना था, अब उसके पास वो डॉग वाला खिलौना नहीं है, तो इसका मतलब उसे खेलना है, तो वो हो सकता है कि हॉर्स वाला, एलिफेंट वाला किसी दूसरे खिलौने के साथ भी कोऑर्डिनेट करना शुरू कर दे। या इससे भी अलग समझ लो, मान लीजिएगा कि उसके पास क्या था कि अभी वो खेल रहा था, लेकिन उसके खेलने के साथ साथ ना अब क्या हुआ, खाने का मन हुआ, तो वो क्या कर रहा है, खाना भी खा रहा है और साथ साथ में क्या कर रहा है, खेल भी रहा है। तुम एक काम करो, 2 मिनट के लिए सारे लोग बस पहले 3 लिखो, बाद के 3 मत लिखो, फिर समझाओ। पहले 3 लिखो, एक बार पहले 3 लिख लो। एक साथ 6 ना थोड़े से बड़े पड़ जाते हैं, तो पहले 3 लिख लो, तीनों को लिखो पहले आराम से। सवाल में अगर पूछेगा कि बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस कब बिगिन हो जाता है, तब आप उसे कहेंगे मैंने यही तो बताया कि अगर उसका खिलौना है, उसका खिलौना है तो अभी फिलहाल उसके साथ होगा, लेकिन उसे कुछ ना कुछ दिमाग में आएगा उसका खिलौना। तो हमने जब याद रखना इस चीज को, इधर आओ बोर्ड पे। अब पहले 3 के बाद जो लास्ट के 3 थी ना, वो क्यों कंफ्यूज करते, उसके पीछे का रीजन ये है कि आप ना पहले से नहीं निकल पाते। अब ना बिल्कुल पेपर पेन बंद कर देना, वरना इस कॉन्सेप्ट को यहीं अटका पड़ा रहेगा, यहीं आ जाए। बिल्कुल सिंपल बता दिया, शकिंग वाला क्लियर है, दूसरे वाला प्राइमरी वाला क्लियर है, और तीसरे वाला हमारा क्या है, सेकंड। इसका मतलब हमारे पास कितना, जो देखो तुम्हें देखना था पिक्चर 1 2 3 4 5 6 7,
तुमने जब देखा और मैंने जब देखा तो हमने इसमें से 7 को किसी ने भी काउंट नहीं किया, लेकिन जैसे मैंने प्राइमरी देखा मैंने कहा कि ये गलत आ गया, तो हमने एक प्राइमरी को यहाँ से क्या कर दिया, हटा दिया। अब हम जब पहुंचे तो हमने सेकेंडरी को समझ लिया 4। देखो जब सेकेंडरी सर्कुलर, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है जिसको दबा रहा है, उस जो खिलौना है उस खिलौना उसका है, इसका मतलब उसे सिर्फ पता चला है कि खिलौना क्या है, उसका है। अब उसके साथ क्या होगा, उस खिलौने के साथ उसका खेलना, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट नाम की कोई चीज है, उसके साथ उसकी चीजें क्या हो जाती हैं, शुरुआत होती है। अब वो शुरुआत उसकी है, उस ऑब्जेक्ट को उसका पता चल गया, लेकिन उस ऑब्जेक्ट के साथ खेलते खेलते वो ऑब्जेक्ट कहीं पर भी कोई भी किसी ने गायब कर दिया तो उसे लगता है कि ऑब्जेक्ट क्या हो गया, गायब। अब एक काम और करेंगे आप लोग, और ये मैं आपको इसलिए नहीं सर्च करवा रहा कि मुझे अपना आपको सही साबित करना है, ये इसलिए कि ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट ना आए। एक बार वो लाइन जो मैंने आपको लिखवाई थी ना, आउट ऑफ साइट एंड आउट ऑफ माइंड, मीनिंग लिखो उसका, मीनिंग ऑफ आउट ऑफ साइट एंड आउट ऑफ माइंड, वो डालो एक बार। और ये सिर्फ इसलिए ताकि आपकी परमानेंट लर्निंग में सारी चीजें पहुंच जाए। आउट ऑफ साइट एंड आउट ऑफ माइंड, नेट का, इंटरनेट का कुछ फायदा उठाओ, तुरंत ही क्रॉस चेक कर लो ताकि घर जाके कोई डाउट ना आए। आ जाओ, तुम अगर इसे गूगल पे सर्च करोगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा सर्च करना और मेरे नोट्स बनाने में डिफरेंस क्या है। इधर आओ, बाकी पहले 3 हटा दो, इसमें से मेरे लिए बोर्ड खाली हो जाएगा एक बार। यहाँ सेकेंडरी और थर्ड, ये लास्ट वाले कर लो, आ जाओ खत्म। इसे देखो, अगर आपके सामने कभी भी आ जाए, याद रखना सबसे पहले बच्चे में जो सेकेंडरी वाला हमने यहां तक क्लियर कर दिया था, हम किसके पास पहुंचे थे, कोऑर्डिनेशन का मतलब आप वहां से समझो, जब पिछले वाली स्लाइड में था एक जगह कोऑर्डिनेशन लिखवाया था मैंने, कोऑर्डिनेशन विद, याद करो मिला था कि नहीं मिला था। ये रखा आ गया हमारा, आगे चला गया, ये रहा एक और आएगा, ये रहा, क्या लिखा है भाई, कोऑर्डिनेटिंग सेंस विद क्या करेगा, मोड। अब देखो ये एक बात याद रखना, ये कोई दूसरी स्टेज थोड़े ना, ये भी तो कौन सी है, सेंसरी। बस सेंसरी स्टेज को हम क्या करें, सब स्टेज के हिसाब से क्या करें, यहाँ पर क्या लिखा है, कोऑर्डिनेट करेगा, सेंसिस विद क्या है, इसका मतलब जो भी उसके सेंसेस थे अब वो उसे क्या लेगा, मोटर मूवमेंट। इसका मतलब अभी वो खाना वाना खा रहा है, यहाँ पर जो सेंसेस में क्या लगे, मोटर एक्टिविटीज का मतलब होगा किसी डूइंग पर्सपेक्टिव में, या तो खेल रहा होगा या फिर क्या है कुछ कर रहा। तो सेम तरीके से ये वाली चीज यहाँ पर आती है कि जब वो कोऑर्डिनेट करेगा तो इसका मतलब वो 2 चीजों के साथ काम करना शुरू कर दे रहा है, कि वो अपना खाने पीने का जो टेस्ट है वो तो चल ही रहा है, लेकिन साथ साथ में उसमें क्या कर रहा है, खेल कूद वाला भी क्या हो। तो कोऑर्डिनेशन का नॉर्मली अगर आप मीनिंग लगाना शुरू करो तो वो 2 चीजों को आपस में क्या करना शुरू कर देता है, कनेक्ट कर, क्या करेगा, कनेक्ट। अब जैसे वो कनेक्ट करना शुरू करेगा उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, टच। तो टर्चरी वाले में जो होगा, इसका मतलब जो उसका गोल था, अब जो यहां तक था, अब धीरे धीरे क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या हो गया, डेवलप हो गया, सॉरी क्या हो गया, बिगिन हो गया। बिगिन होने के बाद एक टाइम के बाद आपने क्या करते उस चीज को यहां से हटाया, तो इसका मतलब बच्चे को लगा वो चीज क्या होगी, गायब हो गई। यहां वो शुरू होता है, यहां वाली चीज पर अगर उसे हटा दिया तो उसे ये डर नहीं होता कि अब ये रहेगा, चला गया तो उसकी नजरों से क्या है, चला गया। लेकिन इस स्टेज में वो कहता है कि नहीं, ये जा नहीं सकता, ये हमेशा क्या रहेगा यहीं। अब इसका क्रोनोलॉजी समझो आराम से। ये कहना कि ऑब्जेक्ट परमानेंस कब आ जाता है, बिगिन कहां से हो जाएगा, हमारी कौन से स्टेज पे हो जाएगा, चौथी पे। किस पे हो जाएगा, चौथी। 5वीं स्टेज तक उसे ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में पूरी तरीके से पता नहीं होता, लेकिन 6ठी स्टेज में उसे पता चल जाता है कि भाई ऑब्जेक्ट परमानेंस हमेशा रहेगा, चाहे वो चीज आंखों के सामने हो, चाहे वो चीज आंखों के सामने ना हो। तो अगर आप इस लाइन को लिखते हैं आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, तो इसका मतलब वो कहां स्टैंड करेगी, यहां। लेकिन इसमें क्या करेगा, आउट ऑफ क्या है, साइट, बट नॉट आउट ऑफ माइंड, वो क्या करेगी, यहां। अब ये यहां तक 3 बातें मैंने, ऑब्जेक्ट परमानेंस का आना और ऑब्जेक्ट परमानेंस का क्या है, डेवलप होना, ये हुए अलग अलग। अब इसका जो था यहां पर जो सेकेंडरी में मैंने सिंपल बताया था, उसके बाद तो कोऑर्डिनेशन होगा। टर्चरी में क्या होगा, वो खुद से ना कुछ चीजें अब नहीं क्रिएट करना शुरू कर देगा। खुद से नहीं क्रिएट करना क्या शुरू कर देगा, मान लो उसके हाथ में खिलौना है, मान लो उसके हाथ में क्या है, खिलौना है, और वो खिलौने को पकड़ेगा और पकड़ने के बाद वो क्या कर देगा, छोड़ देगा, और वो खिलौना क्या कर जाएगा, टूट जाएगा। तो टूटने के बाद वो देखेगा ये टूटा कैसे है। अब जो वो टूटा कैसे है, उसको जो जोड़ने का काम करेगा वो यहाँ पर क्या करेगा, इंटरनलाइज करने का काम करेगा। तो मतलब कि किसी चीज के साथ न्यू डिस्कवरी करना, क्या कहता है, डिस्कवरी, वो कहां पर आएगा, टर्चरी में। उसके बाद उसे क्रिएट करना, वो हमेशा क्या आएगा, इंटरनल। तो जब बच्चा क्रिएट करना शुरू कर देगा, उसकी 30 सब स्टेज
स्टेज कहलाएगी? जब वो चीजों को क्या करेगा, खोजना शुरू करेगा, उसकी क्या कहलाएगी? 5वीं स्टेज। जब उसे पता चल जाए कि हाँ कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो कहीं ना कहीं स्टैंड करता है, वो क्या कहलाएगा? उसकी चौथ। अब आप इसको यहां से हटाओ और एक सिंगल एग्जांपल में सारी कहानी को समझ लो ताकि डाउट क्लियर हो जाए। पहले वाली स्टेज में हमने आया कि बच्चे को आपने खिलौना दिया, उस खिलौने को वो क्या करने लगा? शक। ये क्या थी? पहली। दूसरे बात उसने ये देखा कि भाई उसने क्या किया, वो खिलौना क्या करता है? आवाज करता है। तो आवाज करा तो इसका मतलब उसका आवाज करना क्या है? रिपीट। उसने क्या करा कि वो एक रूम में जो आवाज कर रहा था अलग है, अब वो क्या करने लगा? उसको है बाहर कुछ कर रहा था, इसका मतलब उसकी जो साउंड है थोड़ी सी क्या होगी? अलग। उसके बाद उसने क्या किया, उसके पास एक पहले वाला खिलौना तो था ही, पहले वाला खिलौना तो था ही, उसने क्या करा फिर दूसरे खिलौने को भी देखना शुरू किया कि भाई ये जो खिलौना है इसकी साउंड क्या है? अलग, और ये जो खिलौना है इसकी साउंड क्या है? अलग। इसका मतलब दोनों में क्या है? डिफरेंट। उसके बाद इसने उसी खिलौने को क्या कर दिया? ऊपर से छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद जो उसको टूटने की जो साउंड आई वो बिल्कुल क्या है? अलग। तो उसके बाद लास्ट में उसने समझ लिया कि किसी खिलौने की जो आवाज है, जब वो पूरा बना हुआ है तो अलग है, किसी दूसरे खिलौने की आवाज क्या है? अलग है। जब वो टूटता है तो उसकी आवाज क्या है? अलग है। और जब उसके बाद दोबारा से क्रिएट करेगा तो उसकी आवाज फिर क्या होगी? अलग। तो इसको बस इसी स्टेज में समझ के चलना। बाकी अगर कभी भी कंफ्यूजन हो तो आपने इसमें ये याद रखना, कोई पूछेगा कि ऑब्जेक्ट परमानेंस बिगिन कब होता है, तो याद रखना स्टेज नंबर क्या होगी? 4। कोई पूछेगा कि ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो क्या कर रहा है? प्रोसेसिंग में होगा, इसका मतलब पता तो है लेकिन कंप्लीट नहीं है, वो क्या आएगा आपके सामने? 5। और कोई पूछेगा कि जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो डेवलप्ड कब हो जाएगा, तो याद रखना क्या होगा? 6। अब 2 मिनट के लिए काम कर लो, एक सवाल दिखा रहा हूं ताकि आपको वहां से उस चीज का और कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। कई बार ये रहा आपके सामने एक सवाल है, और यहाँ पहले सवाल देखो एक बार क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है इसमें? इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्या है? सेंसरी मोटर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज क्या है? करेक्ट। पियाजे की थ्योरी में इट्स द 3rd स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। गलत। भाई कौन सी स्टेज होगी? पहली होगी, तो इसका मतलब ये तो सीधा सीधा क्या हो गया? गलत। दूसरे वाला क्या कहना चाह रहा है? इन्फेंट लर्न क्या करते हैं? सेंसेस एंड मोटर एक्टिविटीज। तो सेंसेस वाली बात और मोटर एक्टिविटीज वाली बात क्या है? सही। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद ये तो आसान था, दूसरा देखो क्या लिखा है। According to Piaget, dash is the term for process by which an infant learns to क्या करेगा? Reproduce। क्या कर रहा है? Reproduce। Desire occurs originally discovered by chance। कि कोई चीज तो ऐसे, तो इसको क्या बोलेंगे आपके सामने? चेन रिएक्शन, इंस्टेंट रिएक्शन, रेडियो रिएक्शन या सर्कुलर रिएक्शन? अब देखो जो एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बताया था कि खिलौने का मिलना और खिलौने का क्या कर जाना? टूट जाना अचानक। तो इस सवाल को ध्यान से पढ़ो, इसने पूछा किस तरीके से कि जब इन्फेंट उस प्रोसेस में सीख जाता है कि डिजायर अकरेंस होता है ओरिजिनली डिस्कवर्ड बाय क्या होगा? चांस। मतलब उसने ऐसा नहीं कि भाई उसने सोचा था या समझा था, वो क्या हो गया? अचानक से। अब जब भी होगा, और हर वर्ड में अगर आपने देखा होगा सर्कुलर, तो अब इसके फिर बता देता हूं क्या हुआ कि आप लोग जो रिपीटेशन वाला वर्ड देख रहे हो, तो रिपीट इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर एक टर्म को अगर आप पूरा पढ़ोगे तो पहले में लिखा होगा रिफ्लेक्सेस, लेकिन दूसरे में प्राइमरी सर्कुलेशन होगा, तीसरे में क्या होगा? सेकेंडरी होगा, चौथे में कोऑर्डिनेशन। तो आप अगर ध्यान देखोगे ध्यान से तो हर स्टेज में मेरे बच्चे आपके सामने एक होगा। और यहाँ देखो पहले वाले में हर जगह देखते चलना। सबसे पहले वाले में देखो रिफ्लेक्सेस था, सबसे आसान। दूसरे वाले में भी देखो क्या लिखा होगा? सर्कल। क्या लिखा होगा? सर्कल। अच्छा, इसके बाद देखो तीसरे वाले में भी देखोगे क्या मिलेगा? सर्कल। और चौथा वाला क्या है? क्योंकि कोऑर्डिनेट करेगा उसी को मिल। उसके बाद देखो लास्ट वाले में क्या होगा? फिर क्या लिखा होगा? इसका मतलब वो चीजें हमेशा किस में रहेगी? प्रोसेस में रहेगी। तो जैसे प्याजे के स्टेजेस को अगर आप ऑपरेशनल स्टेजेस बोलते हो, तो प्याजे के सब स्टेजेस जो होंगी वो किस पर बेस्ड होती हैं? इसका मतलब बच्चा हमेशा पहली चीज को दूसरी चीज के साथ क्या करता रहेगा? कनेक्ट करता रहेगा। अब यहाँ पर देखो इसमें क्या बोला था? इन दिस स्टेज टोटलर क्या कर रहा है? एक्सप्लोर क्या कर रहा है ना। तो इसलिए जो पांचवे वाला होगा, मैंने पांचवे वाले में आपको क्या लिखवाया था? डिस्कवरी लिखवाया होगा। क्या लिखवाया होगा? डिस्कवर। और जो छठे वाले में मैंने आपके सामने क्या लिख दिया? क्रिएट कर दिया। तो यार, और छठे वाले को एक बार ध्यान से पढ़ो क्या लिखा होगा। छठे वाले में क्या लिखा है कि मेंटल जो फाइनल सब स्टेज होगी इन्वॉल्व करेगा, तो इसमें क्या करेगा? सिंबॉलिक थॉट। क्या करेगा? अब सिंबॉलिक थॉट सामने होंगे कि उसके दिमाग में होंगे, और उसके दिमाग में होंगे तो उसी तरीके से
से अगर उसे एक चीज नहीं मिल रही तो उसके रिप्लेसमेंट में वो क्या करेगा, दूसरी। जो कोम्ब था तो उसे कोम्ब, जो छठे वाली स्टेज से अगर कोम्ब नहीं मिला तो उसने क्या करना शुरू कर दिया, चम्मच से क्या करना, बालों को जो करना, कोम्ब करना। और इसीलिए उसने इसमें कहा था कि इसमें जो चाइल्ड करेगा नाउ कैपेबल क्या करेगा, मेंटल रिवर। और यही पहला रीजन है कि जब आप प्री ऑपरेशनल स्टेज में जाते हो तो प्री ऑपरेशनल स्टेज की पहली सब उसमें अगर आओगे तो आपको सिंबॉलिक थॉट देखने को मिलता है, जिसे आप बाद में प्रीटेंड प्ले और ये बोलेंगे। प्री ऑपरेशनल इसे दिखा रहा हूं ताकि आपको याद आ जाए। कैरेक्टरिस्टिक्स में जाओगे तो यहाँ आपको एक वो मिलेगा, एनिमिज्म भी, एनिमिज्म नहीं मिलेगा सिंबल एक, अरे बहुत सारे यार इसमें, चिंता मत। ये रहा, क्या मिलेगा आपके सामने, क्या है, जो सेकंड वाले स्टेज में जो एनिमिज्म और ये सारी चीज वहां आएंगी। अब ना बस एक एक वर्ड कर लो ताकि कंफ्यूजन दूर कर दूं। टोटल कितनी थी स्टेजेस भाई, 6। बाकी सब भूल जाओ, एक ही 3 ही बातें याद रखना जहां पे हमने स्टेजेस में शुरू किया था। पहले वाले में हमने क्या बोला था, किसी चीज में क्या है, चेकिंग। दूसरे वाले में क्या है, रिपीटेशन। तीसरे वाले में क्या है, इनर। और चौथे वाले में क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट करना। क्या होगा, कोऑर्डिनेट या कनेक्ट कर दो, आसान। क्या करोगे, कनेक्ट करना, CONNECT। उसके बाद जो टी वाला था उसमें क्या करेगा, चीजों को क्या करेगा, डिस्कवर करना शुरू करेगा। और चीजें में क्या है, क्रिएट। कुछ लोग नए होंगे जिन्हें शायद डिस्कवर और क्रिएट में कंफ्यूजन होगा। किसी को पता है, जिनको नहीं पता, एक वर्ड होता है डिस्कवर करना, एक होता है इन्वेंशन करना। क्या होता है, डिस्कवर। और डिस्कवर वो होता है कि जो आपके पास है, जो आपके पास है उसी को खोजना। और इन्वेंशन क्या होता है, जो आपके पास नहीं है कुछ नया लाना। तो इसका मतलब जो बच्चे के पास था उसी में से बच्चा ढूंढ रहा था, तो इसलिए वो क्या कर रहा था, डिस्कवरी। लेकिन अब बच्चा डिस्कवरी कर चुका है, जो उसके पास नहीं है, अब उसकी जगह क्या कर रहा है, नया। इसलिए वो क्या कहलाएगा, इन्वेंट। बस 2 बात याद रखना बच्चे। कोई पूछेगा कि ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे में कब शुरू हो जाता है, तो स्टेज नंबर क्या होगी, 4। वो प्रोसेसिंग में कब होता है, स्टेज नंबर क्या होगी, 5। और वो कब पूरी तरह डेवलप्ड हो जाता है, इसका मतलब जो उसका वो क्या कहलाएगा, 6 में। अब दूसरी हेडिंग डालने से पहले आप लोग डालेंगे, इस पर रिसर्च हुई थी एक, और इस रिसर्च को बताया गया था यहाँ पर, जिसको हमने क्या बोला था, बॉल एंड क्या है, ब्लैंकेट। ये बॉल एंड ब्लैंकेट जो टेस्ट होगा, इस पर जब किया गया तो ये वही स्टेज था कि बच्चे के सामने खिलौना था, उस खिलौने को उसके पीछे क्या है, छिपा दिया गया, जैसे एग्जांपल सिंबल दिख रहा है। तो अगर इसे दिखाया गया यहाँ तक। अच्छा एक बात बताओ, अगर कंबल ढक दिया, बॉल छिप गई, तो वो ऑब्जेक्ट परमानेंस हुआ कि नहीं हुआ। क्या सवाल पूछ रहा हूं, अगर ब्लैंकेट से इस बॉल को कवर कर दिया और बच्चा चला गया, उसे लगा कि बॉल चली गई, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन अगर इसको हटा के बच्चा बॉल निकाल के ले आता है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसका मतलब मम्मी अगर पर्दे के पीछे छिपी हुई है और बच्चा मम्मी को ढूंढ रहा था और पर्दे के पीछे मम्मी छुप गई, तो उसे लगा मम्मी चली गई, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं। लेकिन उसे पता चल गया कि पर्दे के पीछे मम्मी है, तो इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो किसी छिपी हुई चीज को ढूंढ कर निकाल लेना, वो हमेशा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो ब्लैंकेट और उसमें बस ये था। पढ़ लो इसको जरा, क्या लिखा होगा, क्या लिखा हुआ है इसमें। लिखा होगा सेंसरी मोटर में जब बॉल क्या कर दी गई थी, हिडन अंडर ए ब्लैंकेट। तो कुछ नहीं, सवाल इसमें पूछेगा कि बॉल एंड ब्लैंकेट जो रिसर्च है पियाजे की, वो कौन सी स्टेज पे है। तो याद रखना क्या होगा, स्टेज नंबर क्या होगा। और ये देखो, ये क्या बताती है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर पूरी थ्योरी में कोई पूछेगा सेंसरी मोटर स्टेज किस पर डेवलप है या किस पर बेस्ड है, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस। वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे में क्या सिखाती है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस किसी चीज का होना और किसी चीज का ना होना, कि वो जब तक नहीं थी तो क्यों नहीं थी, और जब हुई तो उसके पीछे का रीजन क्या होगा। आप इनके सवालों का जवाब दे चुके हो। हेडिंग डालिएगा दूसरी, जिसका नाम होगा प्री ऑपरेशनल। अब यहां से कुछ नहीं करना, प्री ऑपरेशनल के बारे में ये है प्री, मतलब वो काम जो पहले होगा किसी भी ऑपरेशन के। अब इस स्टेज के बारे में जानने से पहले अपने दिमाग में बस एक ही वर्ड याद रखना, लैक। क्या है, कमी। याद रखना, लैक का मतलब होता है किसी चीज की इंफॉर्मेशन। अगर आप में कोई कमी है तो ये आपके बारे में एक सूचना देता है कि आपके पास इस चीज की क्या है, कमी है। और उस कमी को अगर आप अपने इस पे लेते चलते, कोई बात नहीं हमारी है, तो इसका मतलब आपके लिए क्या है, अच्छी। लेकिन अगर आप इसके नहीं से क्या कर लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। जब तक प्याजे को ये पता नहीं चला कि चीजों में कमी क्या है, तब तक वो सुधार नहीं कर सकता। तो इसका मतलब जब जब कमियां मिलती हैं, वो किसी चीज को क्या मिलेंगे सुधार। मान लो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे मुझे कुछ कमी मिली, तो जब तक वो कमी आई नहीं तब तक मैं उसमें इंप्रूवमेंट नहीं
मान लो मेरे दिमाग में भी चल रहा है ये वाला कॉन्सेप्ट कि सब स्टेजेस का मेरे को अगले क्लास से या अगले बैच में कोई एक ऐसा एग्जांपल और बना लेना चाहिए जो और आसान हो। मतलब जैसे मैंने पढ़ा दिया वो लंबा हो गया तो मुझे लग रहा और छोटा हो जाए और, लेकिन कई बार जब आप एग्जाम्पल ज्यादा छोटा कर देते हो ना तो उसकी थ्योरी बिल्कुल क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। मतलब आप उसे उतना ही छोटा कर सकते हो, उतना ईजी कर सकते हैं जो बच्चे के लिए सही हो, आराम है। बट अगर उसे आप ज्यादा छोटा करेंगे तो मेन जो मोटिव है वो क्या हो जाए, खत्म। प्री ऑपरेशनल स्टेज जब आया तो ये वो स्टेज थी जिसने ना धीरे धीरे बच्चों को बताना शुरू किया कि उसे क्या क्या सीखने की जरूरतें हैं। उसके पास कुछ तो है लेकिन उसके पास कुछ क्या नहीं। ये स्टेज इसलिए लेकर आना है कि जो जो चीजें यहाँ कमियां हैं, अगर कोई पूछेगा कि सवाल में याद रखना कि अगर उसने पूछा है कि बच्चे में कंजर्वेशन की कमी है तो इसका मतलब प्री ऑपरेशनल है। बच्चे में कंजर्वेशन आ गया तो इसका मतलब क्या है, कोंग। तो जो आता जाएगा वो आगे क्या होता जाएगा, शिफ्ट होता जाएगा, और जो नहीं आएगा वो इधर ही क्या है, रुके। तो प्री ऑपरेशनल कहता है कि जो जो नहीं आया वो मेरे पास रुकेगा और जो जो आ गया वो क्या है, आगे बढ़ता जाए। तो इसका मतलब इस स्टेज में बस दोनों एक साथ इसलिए अच्छी होती है क्योंकि जो यहाँ नहीं आएगा इसका मतलब अगली स्टेज में क्या है, आएगा, और जो अगली स्टेज में नहीं गया तो इसका मतलब अभी भी यहीं पर क्या है। तो किसी ने पूछा कि लैक ऑफ सेंट्रेशन है, डिसेंट्रिक है या सिंबॉलिक है, कुछ भी पूछेगा तो अगर लैक है तो सीधा अपन को कहां पहुंचना है, यहाँ। अब देखो इसको एक एक करके समझते चलना। पहले तो इसमें कुछ नहीं कि 2 साल के जहां से शुरू होगी चलेगी कहां तक, 7 साल तक। इसमें ना सबसे अच्छी बात यह है कि एग्जामिनर कई बार आपसे ना एज दे देगा। क्या दे देगा, एज। तो उस एज को जरूर याद रखना। किसी ने पूछा है चाइल्ड ऑफ 8 ईयर, क्या लिखा, अ चाइल्ड ऑफ 8। तो अगर वो 8 बोल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो दूसरी स्टेज नहीं, वो क्या है, तीसरी स्टेज। तो इतना दिमाग में लेके। अब देखो इसमें बच्चे में क्या प्ले है, सिंबॉलिक में कुछ नहीं बता रहा आपके सामने, क्या वर्बली क्या, यहाँ हम बाद में आएंगे। हम पहले ना इसके जो मोटी मोटी पार्ट है, जो मेन मोटिव है वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने क्या लिखा होगा, ट्रांजैक्शन, और दूसरा क्या है, ईगो। आप पहले ये वाली हेडिंग डालो, उसके बाद मैं इनके एग्जाम्पल बताता चलूंगा। कौन कौन जिसको कुछ पता हो वो बता सकता है ताकि आसान होता जाए मेरे लिए। इस स्विच को ना आपने पियाजे की थ्योरी के अलावा कहीं पर ट्रांजेक्टिव रीजनिंग पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, आज तक आपने क्या पढ़ा होगा, ट्रांजेक्टिव रीजनिंग पढ़ा होगा। वो क्या होगा उसमें बाद में बताऊंगा जब उसका नंबर आएगा। सिंपल वर्ड क्या कहते हैं कि आपका अपना जो थॉट प्रोसेस है जिसमें कोई भी लॉजिक नहीं है। जैसे आपने हैरी वो देखा, हैरी पॉटर देख रहे हैं और बच्चा हैरी पॉटर की तरह उड़ रहा है, वो आगे बहुत सारी चीजें आएंगे, बट इसका मतलब यहाँ ईगो सेंट्रिक और दोनों चीजों को साथ क्यों रखा, उसके पीछे का रीजन है। ईगो सेंट्रिक जो बिहेवियर होगा वो अच्छा होगा कि बुरा होगा, ये अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, ये किसी चीज की क्या है, लैक है। ईगोसेंट्रिक बिहेवियर का मतलब होगा यहाँ कि उसकी अपनी सोच होती है, उसका अपना क्या होगा, थॉट प्रोसेस होता है। अब वो जो थॉट प्रोसेस होता है वो क्या है, वही आपके सामने कहां पर लेके चलता है, ट्रांजैक्शन पर। कैसे, इसका मतलब समझो जरा। यहां पर क्या हुआ, सेल्फ थ्योरी, इसको एक नाम दे देना, क्या दोगे, सेल्फ थ्योरी। और इसको सेल्फ थ्योरी नाम देने के बाद दूसरे वाले में क्या है, ऑन थॉट। इसका मतलब यहां पर जो बच्चा होगा उसे सिर्फ यह कहता है नो शेयरिंग। वो क्या करता है, किसी चीज को उसको क्या करना है, शेयर, या फिर वो समझ के चलता है कि जो उसके अपने व्यूज हैं वही क्या होंगे, बेस्ट होंगे। इसको क्या करना, बेस्ट। देखो मैंने वर्ड में क्यों, में से डेफिनेशन में क्यों नहीं दे रहा, ताकि आप इसे कंफ्यूजन ना दो। पहले वाले ने कहा कि भाई मैंने एक अपनी थ्योरी बना ली और वो थ्योरी मुझे पता है, चाहे वो दूसरे समझे या ना समझे, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। ईगोसेंट्रिक भी कह रहा है ये वाली बात कि तुम मेरे से बात करते रहो, तुम ये बोल रहे हो कि जो गधा है वो गधा नहीं है, कुत्ता है, तो वो मान के कुत्ता है। इसका मतलब यहाँ जो ईगोसेंट्रिज्म वाली कहानी होती है, बच्चा अपने आप को इतना होशियार समझता है कि वो आपके व्यूज को कभी भी सही साबित नहीं करेगा। तो इसका मतलब ईगो वाली बात पे कि जो मैं बोल रहा हूं वही क्या है, सही है। तो इसका मतलब जो समझाना, जो बेवकूफ होता है उसे कभी भी समझाया नहीं, समझदार को समझाया जा सकता है, बेवकूफ को कभी भी समझाया नहीं। अब इस कहानी को जानने के बाद एक बार जरा पहले वाली लाइन को आराम से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो चाइल्ड की टेंडेंसी होती है, मेंटली लिंक करती है किसी क्या है, पर्टिकुलर फिनोमेना पे, वेदर और नॉट देयर इज लॉजिकल, और ये सही है गलत इस पर उसे कोई लेना देना नहीं। उसने अगर ये बोल दिया कि ये जो डोल है ये सेनेरिटा है, तो इसका मतलब क्या है, सेनेरिटा है, चाहे उसका नाम क्या हो, एस से और क्या नाम रखूं, सिमरन। अच्छा चलो। और ईगोसेंट्रिज्म में क्या होगा कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो चाइल्ड है एज्यूम कर लेता है कि जो दूसरे देख रहे हैं वो क्या है, एग्जैक्टली वही है जो मैं क्या कर रहा हूं, सोच। अब इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो बताओ क्या है। इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो क्या, तुम्हारे आंखों के सामने है, देखो कौन बता पाएगा। हाँ
पहले वाले में कह रहा है कि भैया आपने जो दिमाग में सोच लिया वही क्या है, सही है, चाहे वो अब गलत हो चाहे। दूसरे वाला कहना चाहता है कि जो मैं बोल रहा हूं वही सही है, चाहे सामने वाला से सही करे। दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है, अब इसको जरा ध्यान से पढ़ो। इसने कहा कि प्री ऑपरेशनल चाइल्ड की एक टेंडेंसी होती है ना, कि जिसे मेंटली लिंक करता है किसी पर्टिकुलर फिनोमेना को, वेदर और नॉट देयर इज लॉजिकल और कैजुअल। मतलब कि उसके सामने कुछ आया, उसने अपनी सोच के साथ उसे रख दिया। इसका जो याद रखो, अच्छा मैंने अभी एक वर्ड और लिखवाया था, सेल्फ थ्योरी करके कुछ, चले पीछे क्या लिखवाया था, और सेल्फ थ्योरी को मैंने तुम्हें पढ़ाया भी था। सेल्फ थ्योरी के अंदर मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई थी। क्या पढ़ाया था? आई एंड मी। तो आई एंड मी वाला वही कॉन्सेप्ट होता है। जब आप मी हैं तब आप क्या है, ईगोसेंट्रिक हैं। जब आप आई हैं तब आप क्या है, आप इस टेंडेंसी के साथ कर रहे हैं कि जो मैं कर रहा हूं वो क्या है, सही है। और आप ईगोसेंट्रिज्म में क्या कर रहे हैं कि आप दूसरों के साथ मिल तो रहे हैं, लेकिन उस मिलने में भी आप क्या है, अपने ही व्यूज को क्या दे रहे हैं सबसे पहले। मान लीजिएगा कि आपने कुछ गलत काम किया, जैसे वो रेशनलाइजेशन का एग्जाम्पल सुना है लोमड़ी के लिए कि लोमड़ी अंगूर क्या है, खट्टे हैं। मिले तो नहीं, बट उसे क्या बोला कि कोशिश के खट्टे हैं। आप अगर इन दोनों चीजों को यहां पढ़ोगे तो इन दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि ये आपका जो है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल सोच है जिस चीज के बारे में आपने बना ली। ईगोसेंट्रिज्म के मतलब होता है कि आप लोगों के बीच में भी अपनी सोच बना रहे हैं, लेकिन आप दूसरे का सुनना ही नहीं चाहते। यहां कोई दूसरा नहीं आया, यहां पर आपने अपनी सोच को क्या किया है, क्रिएट किया है, बट दैट इज नॉट कनेक्टेड विद अदर्स। यहां पर आपने अपनी सोच को बनाया है, दैट इज कनेक्टेड विद अदर्स, बट स्टिल जो थॉट प्रोसेस है वो किसका रहेगा, मेरा ही सही है और किसी का सही नहीं। मतलब आप अकेले में भी अपने आप को जो बना रहे हैं वो क्या है, सही। मान लीजिएगा आपने खाना बनाया और खाना खराब हो गया, लेकिन आपने ये सोच के रखा कि भैया खाना जो है खराब हो गया, बट मैंने बनाया तो। उसके बाद दूसरों के साथ क्या हुआ, आपने खाना बनाया, दूसरे ने खाना खाया, दूसरे को खाना खराब लगा, तो फिर आपने कहा चुपचाप खा ले, जैसा बनाया वैसा ही खा ले। तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, ईगो। गलत आप यहां भी हैं, गलत आप क्या है यहां आप अपने आप को समझाते हैं, यहां आप दूसरे को समझाने की कोशिश में नहीं रहते, वहां भी आप दूसरे को समझाते हैं कि मैं ही क्या हूं सही। मतलब आप गलत कहां हो, यहां भी आप गलत कहां हो, यहां भी। लेकिन जब अपने पर्सपेक्टिव में गलत हो वो क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन। जहां आप दूसरे के पर्सपेक्टिव में गलत हो। नॉर्मली ईगोसेंट्रिक को लोगों ने जब बताया था तो सिर्फ अगर आप देखेंगे सीटेट वगैरह में जाके तो ईगोसेंट्रिक बिहेवियर को सिर्फ ये बोल दिया जाता है जब बच्चा ये सोचता है कि उसकी मदर उसी की किसी और की नहीं हो सकती। आप 1000 यूट्यूब चैनल उठा लीजिएगा, वहां पे सिर्फ एक एग्जांपल दे दिया गया, उसे लगता है जो सिर्फ मेरा है वो सिर्फ क्या है, मेरा है, किसी और का नहीं। बट DSSS के जब पर्सपेक्टिव में आप प्रैक्टिकल सवाल जाओगे तो इन दोनों में डिफरेंस याद रखना कि आप अपनी सोच के साथ ये कर रहे हैं कि जो मैं कर रहा हूं बिल्कुल क्या है, सही है। आप दूसरों के साथ भी ये कर रहे हैं, बट आप दूसरे के व्यूज को कभी भी तवज्जो देना नहीं चाहते। आप उस पर भी क्या रहेंगे हमेशा हुआ कि मैं ही क्या हूं सही। जैसे मान लो इस क्लास में कि जो मैं बता रहा हूं मैं हमेशा मान के चलता हूं मैं ही बिल्कुल क्या हूं, सही हूं। तो एक बात बताओ, मैं यहां पर स्टैंड करूंगा कि मैं यहां पर स्टैंड, मैं कहां पर स्टैंड करने वाला हूं। मैं जब घर से अपने एग्जाम्पल बना के लाया कि इस एग्जाम्पल से मैं तुम्हें समझा दूंगा, लेकिन तुम मेरे पास नहीं दे, और मैं सोचो यही एग्जाम्पल क्या है, सही है, तो इसका मतलब कहां पर हूं मैं, यहां। तो जब आप किसी के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहां पर क्या मिलेगा, ईगो। नॉर्मली कभी भी आएगा, बस याद रखना, दिमाग में एक पिक्चर बना लेना, वो किसके साथ जाता है, ट्रांजैक्शन का, और दिमाग में अपने व्यू को ही सही साबित रखना, वो क्या कहलाएगा। अब आप अगर ईगोसेंट्रिक से हटके चलते हैं तो आपके सामने आते हैं दो वर्ड जो पीछे, एक वर्ड क्या लिखा होगा, एनिमिज्म, और एक वर्ड क्या है, प्रिंट। इन दोनों के बारे में और प्रिटेंड प्ले से रिलेटेड एक वर्ड और आपने सुना होगा, रोल प्ले। क्या सुना होगा, रोल। प्रिटेंड प्ले और रोल प्ले में डिफरेंस होता है कि सेम ही होता है। एनिमिज्म में मेरे बच्चे याद रखना कि आप इसे एक डायरेक्ट वर्ड के साथ, अरे यार सॉरी आपने यहां तो दिया नहीं, तो इसमें भाई हमने एक वर्ड क्या दिया था, सेल। इसमें क्या दिया था, सेल, और इसमें क्या क्या था, अदर्स व्यू। तो जो अदर्स व्यू है उसको हम हमेशा क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। क्या कर देंगे, और यहां पर क्या कहते हैं, ओन व्यू क्रिएट करते हैं। यहां पर हम क्रिएट नहीं करते, नीचे वाले में बस अपना व्यू क्या है, पास कर देते हैं, और दूसरे को क्या कर देते हैं, रिजल्ट। यहां पर अपना व्यू क्या करते हैं, क्रिएट, कि भाई अच्छा। एनिमिज्म में नॉन लिविंग थिंग्स ट्रीट एज लिविंग थिंग्स। निर्जीव वस्तुओं को निर्जीव को सजीव। बादलों में भगवान जी दिखाई दिए, भोलेनाथ दिख जाते हैं ना। जैसे तुमने कई बार देखा केदारनाथ पर दूर से दिखाई देंगे भगवान भोलेनाथ नाच रहे हैं,
है ना, फिर उनकी फोटो वायरल की जाएगी। फिर किसी ने, तुमने देखा जब भगवान राम का मंदिर बन रहा था तो उस मंदिर को ऊपर दूर से देखेंगे तो उस पर राम क्या करते नजर आए, ऐसा कुछ नहीं था, मंदिर पूरा नहीं हुआ राम दिखना शुरू हो गया था बता से। तो क्योंकि हमारे सामने क्या रख दिया गया था, एनिमिज्म स्थल। और जो बचपन में जब ट्रेन चलती थी, ट्रेन के साथ साथ पेड़ भी चलते थे कि पेड़ पीछे रह गया देख लेते निकल के कहीं, है ना, तो यार वो क्या है आपका एनिमिज्म। निर्जीव वस्तुओं को क्या करना, सजीव सन। प्रिटेंड प्ले का मतलब क्या, कोई अपने किसी सामान के खोने पर रोया है ना, हाँ, तो इसका मतलब आपके अंदर आज भी एनिमिज्म क्या है, जिंदा है। मतलब अगर आप किसी नॉन लिविंग थिंग्स को लेके ऐसे करते हैं तो वो है अगर, और वो ना। प्रिटेंड प्ले का मतलब क्या होता है, वो एक तरीके का क्या होगा, रोल प्ले होगा। बट कोई एग्जैक्ट वर्ड क्या लिखो इसके लिए, बताओ क्या हो सकता है प्रिटेंड प्ले का मतलब। क्या करना, कॉपी करना। प्रिटेंड का सीधा मतलब क्या होता है, किसी चीज को क्या करना, कॉपी करना। कि मम्मी अगर टीचर है तो बच्चे भी शक्तिमान की तरह कॉपी करना, सिंबॉलिक में ले लेंगे, वो थॉट प्रोसेस में आएगा। तो मतलब आप प्रिटेंड प्ले करते हैं एक तरीके से, जो जैसा आपने किसी को देखा उसी को आप क्या करने जाए। अच्छा, इमिटेशन में प्रिटेंड प्ले में दोनों में डिफरेंस होगा। तीन चीजें अलग अलग हैं। एक बार बोर्ड की तरफ आओ, पेपर पेन छोड़ो। आपको कहीं पर प्रिटेंड प्ले, कहीं पर रोल प्ले, कहीं पर आपको जो मिलेगा ना, कई बार आपके सामने जो आ जाएगा। तो आप ना, एक चीज और है बता देता हूं ताकि बाद में ना, एक होगा क्या है सिंबॉलिक थिंकिंग, और एक जो वर्ड होगा इमिटेशन। इन तीनों का ना, चारों का डिफरेंस समझ लेना। और वो जब तक नहीं समझो, देखो प्रीटेंड मतलब होता है प्री। प्री मतलब क्या होगा, पहले। मान लीजिएगा कि आपकी जो मदर है वो क्या है, टीचर है, और आप भी क्या कर रहे हैं, टीचर बनने से पहले ही टीचर बनने का जो रोल अदा कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, प्रीटेंड। मतलब आप वो बने नहीं। रोल प्ले क्या कहलाता है, कि रोल प्ले कहता है कि जो जैसा है आप उसे एज इट इज क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। जैसे आपने रोल प्ले देखा होगा, मान लीजिएगा कोई रामायण चल रही है, तो रामायण में जो राम का रोल अदा कर रहा है वो उसको क्या कर रहा है, उस रोल को क्या कर रहा है, प्ले। प्रीटेंड प्ले में आप क्या कर रहे हैं, उस इंसान को एज इट नहीं कर रहे कॉपी, जैसा वो है उसके कुछ हाव भाव अपने अंदर क्या है डाले। आपने देखा छोटा बच्चा होगा, अगर उसके पापा घर में डॉक्टर होगा तो कानों में लगा घूम रहा होगा, है ना, पापा मम्मी टीचर है तो टीचर वाला कर रहा होगा। तो इसका मतलब वो जो काम उसने जो सिमुलेशन मोड टाइप था। इमिटेशन का मतलब होता है कि आप उसे क्या कर रहे हैं, बस कॉपी कर रहे हैं बहुत छोटे उसमें। प्रीटेंड प्ले में आप उसे पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं, जैसा देख रहे हैं वैसा फॉलो कर रहे हैं। रोल प्ले में आप उसे एज इट इज कॉपी कर रहे हो। दोनों बातें यार। रोल प्ले हमेशा क्या है, आप रोल प्ले टीचिंग वाला मत लेके चलना कि बच्चे को रोल प्ले से पढ़ाया जाएगा। बच्चे को रोल प्ले से कैसे पढ़ाते हो, कभी देखा आज तक रोल प्ले करता हुआ? तो रोल प्ले का मतलब होगा जैसे जन्माष्टमी वाले दिन बच्चे को जन्माष्टमी की एज इट इज ड्रेस पहना देना। लेकिन प्रीटेंड प्ले में आप एज इट इज ड्रेस नहीं पढ़ाएंगे, आप जैसे हैं बस उसके नॉर्मल इक्विपमेंट या उसके जैसी एक्टिंग करना। तो इसका मतलब किसी चीज को बिल्कुल बस एज इट इज एक्ट करना, तो क्या नॉर्मल एक्ट करना क्या कहलाएगा आपके सामने, प्रीटेंड प्ले। उसको क्या करना, एज इट इज, इसको क्या करना, एक्ट करना, क्या कहलाएगा, रोल प्ले। और बस उसको 1 मिनट के लिए देखना, फील करना, वो क्या है, इमिटेशन करना। बट वो एज इट इज कॉपी कभी नहीं किया जा सकता। एक बार इसको जरा पढ़ना, क्या लिखा होगा, नहीं आई थी बोरिंग उसमें। एनिमिज्म क्या कर रहा है, कि क्या कर रहे हो, देखे ऑब्जेक्ट कैपेबल ऑफ क्या होगा, एक्शन, लाइक। तो इसमें कोई जरूरत नहीं, जो मैंने लिखवाया वही सही है कि नॉन लिविंग थिंग्स। और इसमें देखो क्या लिखा होगा, लर्न टू एक्सप्रेस देमसेल्फ एंड प्रैक्टिस एडल्ट एंड क्या है, कल। ये इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इसके बारे में ना बाद में वाइगोत्स्की सबसे ज्यादा बात करता है। क्योंकि वाइगोत्स्की जो कहता है वो कल्चरल रोल जो होते हैं वो बच्चे के सीखने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। अभी तक कितने टाइप सीख ले, 4 में कौन कौन सा हमारे सामने। पहले वाला क्या था, ट्रांजैक्शन, जिसमें क्या था, सेल्फ। इगोसेंट्रिक वाले में था क्या, अपने व्यू को, ठीक है। तीसरे वाला क्या है, नॉन लिविंग को। और लास्ट वाला प्रीटेंड प्ले क्या है, कि दिखा। अब यहाँ ना सुन लो एक बात, प्रीटेंड प्ले को अगर आप कहना चाहते हो तो और आसानी से, अगर तो हम इसे नॉर्मली कह देते हैं कि भाई आपने किसी इंसान को देखा और उसको, जैसे छोटे बच्चों ने जब शक्तिमान आता था तो शक्तिमान को देखते थे और शक्तिमान को एज इट इज क्या करते थे, कॉपी, कि वो भी शक्तिमान बन गए, उसे भी हम क्या बोलेंगे, प्रीटेंड प्ले। लेकिन आज जो होगा उसके बाद आपके सामने एक आ जाता है, क्या है, रिवर्स। इसका एग्जाम्पल क्या होगा भाई, तुम्हें लगता है 3 साल, 2 से लेके 7 साल का बच्चा 1 to 10 और 10 to 1 ना जानता हो। इसलिए मैंने कहा था कि आज के थ्योरी पे काम नहीं करेगा, बट इसमें कर लेते हैं। तो यहाँ इस बात को समझाने का मतलब ये है कि जो जैसा एक्शन कर रहा है, जैसा उसे सिखाया गया है, वो वैसा ही क्या कर रहा है, फॉलो। तो मतलब कि आपको अगर किसी ने ये सिखा दिया कि 2 + 3 = 5 है, और बच्चे से गलती से ये पूछ ले कि 3 + 2 = क्या होगा,
तो इस सवाल का जवाब नहीं। इसका मतलब उसे जैसा सिखाया गया उसे क्या करेगा वैसा ही फॉलो। बेसिक एग्जांपल वो भी, क्योंकि जो पियाजे बताता है कि एक बच्चा जो है 1 to 10 तो काउंट कर सकता है, लेकिन वो 10 to 1 काउंट नहीं कर सकता। या आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि मान लीजिएगा एक वर्ड जो जैसे आई है, तो आई से आपको टी बनाना है और फिर टी से दोबारा क्या बनाना है, आई। तो अगर ये दोनों चीजें आई हैं तो इसका मतलब वो क्या होगा, रिवर्सिबिलिटी। या इसका एक एग्जांपल और सुन लो, जब आपके सामने मान लीजिएगा आपके सामने क्या है, आइस है, और उस आइस को कन्वर्ट किस में कर दिया, वाटर। लेकिन बच्चे को ये नहीं पता कि वाटर दोबारा से किस में कन्वर्ट हो सकता है। तो उसे एक ही चीज पता है कि आइस किस में कन्वर्ट हो सकता है, वाटर, लेकिन ये नहीं पता कि वाटर किस में कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब 1 2 3 4 जाना, बट 4 3 2 1 ना जाना। इसका मतलब क्या होगा, तो जैसा सिखाया गया वो एज इट इज फॉलो करना क्या कहलाएगा, इरिवर्सिबल, मतलब कोई भी चेंज ना कर पाना। उसके बाद क्या होगा, सेंट्रेशन। सेंट्रेशन होता है, ये कमी है नॉर्मल हम ना वर्ड के साथ। सेंट्रेशन होता है किसी चीज का केंद्र होना, केंद्रक होना। अब इसे क्या होगा, इसी को ना मेरे बच्चे सेंट्रेशन को ही कन्वर्जेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है आगे जाके, कन्वर्जेंट वो होता है जो क्लोज एंडेड होता है, जिसका हमेशा क्या होगा, एक ही जवाब होगा। मतलब इसको हिंदी में बोला जाता है अभिसारी। क्या बोला जाएगा, आप समझो जरा, सेंट्रेशन का जो मतलब होता है वो क्या होगा, इसका मतलब होता है सिंगल फोकस। क्या बात होगी भाई, इसका मतलब जब आप सिर्फ एक ही चीज पर फोकस रखते हैं, आपकी सोच ये, आप अगर इस सोच के साथ क्या DTPLSB का पेपर है बस वही पास करना है, तो इसका मतलब आप सेंट्रेशन पर है। लेकिन आप इसलिए कह रहे चलो भाई DTPLSB में अगर नहीं हुआ बाई चांस, तो ये वाली पढ़ाई आगे जाके किस में आ जाएगी, KVS में या अदर, तो उसको बोला जाता है डिसेंट्रिक। पर अभी इसका एग्जांपल यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि फिलहाल क्या करना है, सेंट्रेशन। तो जब आपका फोकस सिंगल होता है, ये मतलब रिलेशनशिप के लिए अच्छा होता है वैसे मतलब ही खराब होगा लाइफ में, लेकिन रिलेशनशिप के लिए क्या होगा अच्छा, जब आपका फोकस क्या होना चाहिए, सिंगल ही। तो जब आप किसी एक ही चीज को ध्यान में रख के कुछ काम करते हैं वो क्या होगा, सेंट्रेशन। मान लो भाई कनेक्शन ही नहीं करना चाहते, आपको ये किसी ने जो सिखाया आपने बस उसी काम के लिए सीख लिया, वो एक तरीके का क्या है, सेंट्रेशन। अच्छा, इसके बारे में जरा पढ़ो, जरा क्या लिखा होगा। पहले में क्या लिखा है कि चाइल्ड एबिलिटी, जिसमें वो क्या कर सकता है, इनएबिलिटी। क्या होगा, इनएबिलिटी। अच्छा, अगर कोई तुमसे ये पूछ ले कि एंड ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, तो कहां चला जाएगा, मैंने क्या बोला था, यहां से जो खत्म होगा वो हमेशा क्या चला जाएगा, आगे। तो अगर लैक ऑफ, अगर सवाल ने ये पूछ लिया इसी तरीके से, ये हटाओ और लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी कर दिया, इस लैक ऑफ, तो इसका मतलब ये क्या है, सेम है। तो सेम है तो किसमें रहेगा, प्री ऑपरेशन। तो इसका मतलब इसने कहा कि जब आप आगे से पीछे या पीछे से आगे रिवर्स नहीं कर सकते, तो इसका मतलब आप किसमें है, इरिवर्सिबल। और सेंट्रेशन का मतलब है कि देखो चिल्ड्रन फोकस किस पे कर रहे हैं, किसी एक ही एस्पेक्ट्स में। मतलब कि आप ये नहीं सोच रहे कि यार जो मैथ पढ़ रहे हैं ना, मैथ जाके आगे हो सकता है फिजिक्स में मदद कर जाए, आपको लगता है नहीं मैथ तो बस मैथ में ही काम आएगा, तो इसका मतलब ये क्या है, सेंट्रेशन है। हाँ, मतलब जब भी आप इस चीज को ध्यान में रखोगे, किसी एक सिंगल फोकस को रखना क्या कहलाएगा, सेंट्रेशन, और इससे कई जगह कनेक्ट करना क्या कहलाएगा, डी। अब इतना होने के बाद आपके सामने एक वर्ड आ जाता है, क्या है, सिंबॉलिक थिंकिंग। और ये क्या होगा, लैक ऑफ क्या है, रिवर्स। अच्छा, ये और रिवर्स दोनों अलग अलग हैं कि सेम ही हो जाएंगे, सेम। बहुत। सिंबॉलिक थिंकिंग के बारे में कोई बता पाया, किसी को पता हो तो इसका मतलब सिंबॉलिक थिंकिंग होती है ये वाला कि कोई ऐसी चीज जो आपके सामने है, आपको ना उसको देखते ही नहीं भी है, मतलब है तो ठीक है, अगर नहीं भी है ना तो उसका आपके सामने क्या है। जब आपने मुझसे एक सवाल पूछा था ना, मेट्रो वाला कुछ किसी ने पूछा था, तो मैंने उसमें कहा था कि आपके सामने, सुबह मैंने कहा ना कि मेट्रो में जाओगे, यार सुबह भी देखा था, शाम में भी देखा था। तो अभी तो सुबह तो याद नहीं आ रहा, लेकिन जब दूसरे टाइम देखोगे तो आपके दिमाग में हलचल चलेगी, यार ये इंसान कहीं ना कहीं क्या है, देखा हुआ है। तो जो देखा ये क्या कहलाएगा, मतलब मेरे पास्ट एक्सपीरियंस में कोई इंसान है जिसका चेहरा मेरी नजरों के सामने है, और वो चेहरा अचानक से मुझे किसी दूसरे चेहरे में दिख जाता है, तो मेरे अंदर सबसे पहले कौन सी थिंकिंग डेवलप हुई थी, सिंबॉलिक। तो मेरे को लगा कि ये वही सिमिलर इंसान है जो क्या था मेरे सामने, क्या था पहला। मतलब कि मान लो किसी साइकिल के कोई गोल चक्कर देखा, कोई गोला ऐसे देखा, तो गोले को देखने के बाद ही बच्चे के दिमाग में आई है तो साइकिल का टायर है, तो इसका मतलब इसके क्या कहलाएगा, सिंबॉलिक। किसी सिंबल को देखकर उसके दिमाग में जो सोच बनती है उसी को क्या बोला जाता है, सिंबॉलिक थॉट। बस याद रखना, किसी चीज को देखना और उसको देखते उसकी एक इमेज बन जाना आपके दिमाग में, वो क्या कहलाएगा, मतलब मान लीजिएगा आपने कहीं पर एम्बुलेंस को जाते हुए देखा और आपने उस पर प्लस देखा, तो प्लस ने आपको कुछ नहीं बोला, प्लस देखते आपके दिमाग में क्या है कि ये क्या जा रही है, एम्बुलेंस जा रही है, दैट इज क्या कहलाएगा, सिंबॉलिक। इसका मतलब ये एक तरीके का मेरे बच्चे क्या होता है, इमेज बनना ही होता है।
क्या बोला जाएगा इसका, आपके दिमाग में क्या बन जाती है। अच्छा, इसे और याद रखने का तरीका है, तो मेरे बच्चे स्कीमा याद रख लेना। क्या याद रखोगे, मतलब जो कि ये चीज आपने देखी थी उसी का क्या बन गया आपके दिमाग में, इमेज बन गई है। लास्ट वाला क्या कहलाएगा, 8 बार 5 बार सेम था, तो इसे हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। कंजर्वेशन आना चाहिए था यहाँ पर। इसमें क्या होगा, रिजल्ट छोड़ते। देखो पढ़ो क्या लिखा है, क्या लिखा है, चिल्ड्रन बिगन टू यूज क्या है, सिंबल लाइक वर्ड एंड इमेजेस टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट एंड आइडिया। कि जो गोला है ये कहाँ काम आता है, जो प्लस है ये कहाँ काम आता है, वो सारी चीजों को समझना शुरू करो। तो पियाजे की स्टेजेस में अगर आप सेकंड स्टेज देखोगे तो आजकल के बच्चों में पहली स्टेज में आ जाता है। 2 साल का बच्चा बढ़िया तरीके से 1 से 10 भी गुनेगा और वो पीछे आने जाना सब काम कर लेता है, सिंबॉलिक वाला। क्या हो सकती है, चलो कितनी स्टेज होंगी प्री ऑपरेशनल की, कुछ नहीं होती। प्री ऑपरेशनल कितनी स्टेज होती है, 2। कितनी होती है, 2। और 2 में भी तुमने पढ़ी हुई है, एक पी से शुरू होगी, एक आई से शुरू होगी। हाँ 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 बोल रहे से इंट्यूटिव होती है, और दूसरी कौन सी होती है, प्री कॉन्सेप्ट। बहुत बढ़िया। कितनी होती है, 2 होती है। याद रखना ये क्या होगा, प्री ऑपरेशन में क्या होगा, प्री कॉन्सेप्चुअल, और दूसरी क्या हो गया, इंट्यूटिव। आओ जरा इसको भी एक बार देख लेते हैं, भैया ये क्या कहना चाहता है। लिखो, प्री ऑपरेशनल कितनी सब स्टेजेस है, 2। बट उससे पहले होल्ड लो, दिमाग को शांति दो। प्री ऑपरेशनल स्टेजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन कौन शामिल हुआ था पहले नंबर पर, हाँ, ट्रांजैक्शन किसमें, सेल्फ में था कि अदर्स के साथ था। ईगोसेंट्रिक क्या था, अपने बिहेवियर को सही मानना, बाकी भाड़ में जाए। तीसरे वाला क्या था, क्या था, एनिमिज्म का मतलब क्या था, नॉन लिविंग थिंग्स को ले। नेक्स्ट वाला क्या था, प्रिटेंड प्ले में क्या था, उसी के जैसा करके एक्ट करके दिखाना। उसके नेक्स्ट क्या था, इरियस, चीजों को जैसे बताया गया वैसे ही करना, लेकिन उसका रिवर्स मोड ना लाना। उसके आगे सेंट्रेशन क्या था, कोई सिंगल फोकस पे ध्यान रखना, डबल पे नहीं है। और उसके बाद क्या गया था हमारे सामने, प्री ऑपरेशन सिंबॉलिक वाला। सिंबॉलिक थॉट में क्या था, दिमाग में क्या बन जाना है, इमेज बन जाना, जिस पर आप काम करना। और उसके बाद प्री ऑपरेशनल कितने पार्ट आ जाते हैं, 2। कौन कौन से आ जाते हैं, प्री कॉन्सेप्चुअल। ओके, एक स्टेज वो होगी जिसमें उसके दिमाग में सवाल बनते हैं बट उसका वो जवाब नहीं देता। एक स्टेज वो होती है कि वो सवाल का जवाब क्या है, ढूंढता रहता है कुछ ना कुछ। इसको ना आप ऐसे देखो, इंट्यूटिव वाले में होगा, इसका दिमाग हमेशा क्या है, चलता रहेगा, कुछ ना कुछ क्या है, खोजता रहेगा। तो आप एक को कह सकते हैं, एक में उसे कंफ्यूजन रहती है, एक में उसे क्रिएशन रहती है। क्या बोल रहा हूँ, एक में क्या होगी, कंफ्यूजन, एक में क्या होगी, क्रिएशन। अब कुछ ना, इसको जानने से पहले एक बार पढ़ो, तुम्हारे याद आ जाएगा। पढ़ो क्या लिखा है, देखो जरा। चिल्ड्रन क्या करते हैं, यूज करते हैं सिंबल एंड वर्ड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, बट देयर थिंकिंग इज क्या कहलाएगा, ईगोसेंट्रिक। क्या कहलाएगा, ईगोसेंट्रिक। और उसके बाद क्या है, लिमिटेड। दे फोकस क्या कर रहे हैं, वन फीचर पर, एंड थिंक क्या कर रहे हैं, चेंज। अब एक काम देखो दूसरे वाला क्या लिखा है, चिल्ड्रन क्या करते हैं, आस्क क्या करते हैं, मेन क्वेश्चन, क्यूरियोसिटी पे आकर रिलाई करते हैं क्या, इंट्यूशंस पर। यहाँ देखो ये है किताबी भाषाएं, जिसको आप अगर इस तरह काम करेंगे। अगर मैंने आपसे कहा कि यहाँ, तो बस एक बात याद रखना कि प्री कॉन्सेप्शनल जो होगी उसमें बच्चे की जो थिंकिंग होगी वो हमेशा क्या होगी, लिमिटेड हो। क्या होगी, लिमिटेड होगी यहाँ पर। लेकिन इधर वाले में, दूसरे में क्या होगा कि वो चीजों के साथ हमेशा कुछ ना कुछ क्या करता रहेगा, सर्च करता है। क्या करता रहेगा, सर्च करता रहेगा। और जैसे जैसे सर्च करता रहेगा, तो इसी वजह से जैसे स्टेज यहां आती है, ये स्टेज ना उसे जन्म दे देते हैं कॉन्क्रीट की। जब बच्चा इंट्यूटिव स्टेज में होगा, उसके बाद वो हमेशा क्या करेगा, कुछ ना कुछ क्या करेगा, नया जानने की। और जब नया जानने की शुरू करेगा, इसी वजह से यहां से ही ना एक नई चीज, जो कंजर्वेशन होगा, सीरिएशन होगा, उसके बाद रिवर्सिबिलिटी हो जाएगा, डीसेंट्रिक बिहेवियर होगा, वो सारा यहां से क्या हो जाएगा शुरू। तो मैंने आपको पहले 2 वर्ड बोले थे, क्या क्या बोले थे, पहले वाले में क्या होगा, एक क्या होगा, कंफ्यूजन, और दूसरे में क्रिएशन। क्या होगा, कंफ्यूजन और क्रिएशन। बस इसे याद रखना, इसके अलावा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। इसकी एक रिसर्च स्टडी, अच्छा वो लिखा नहीं क्या तुम लोगों ने, ये लिख लो। अच्छा एक बात और समझ ले, से जैसे मान ले एक तो अर्ली चाइल्डहुड है, एक क्या है, लेटर चाइल्डहुड है। तो सेम तरीके से समझ ले कि अर्ली वाला कौन सा कहला जाता है, प्री वाला, और जो लेटर वाला कहलाएगा ये वाला, और आसान हो जाएगा। बच्चा खुद से खेल में इन्वॉल्व है, किसी चीज पे फोकस कर रहा है, इसका मतलब क्या कहलाएगा, इंड। बच्चा खेल में इन्वॉल्व है लेकिन फोकस नहीं कर पा रहा है, हुआ तो ठीक, नहीं तो छोड़ दिया, वो क्या कहलाएगा, फ्री। मतलब कॉन्सेप्ट से पहले की स्टेज है और कॉन्सेप्ट से क्या है, बाद की स्टेज है। और भाई ये ना नए वर्ड लाने का मेरा सिर्फ एक ही रीजन था कि आप ना कुछ चीजें ऐसी आती चले जाएंगे जो एग्जाम में ना सवाल में कैसे पूछेगा, आगे देखना जरा। 3 माउंटेन टास्क पता है किसी को,
थ्री माउंटेन टास्क कुछ ऐसा था। अच्छा, जिसको जो दिख रहा होगा, आपने कॉन्सेप्ट सुना हो बहुत पहले से कि कहीं पर ना एक एंगल पे क्या लिखा है 6 और एक एंगल पे क्या लिखा है 9, तो उल्टा सीधा जब खड़ा कर देंगे तो किसी को दोनों साइड से कर देखेंगे। मान लो कोई इधर से दिखाई देगा या कोई क्या हो इधर से, तो दोनों को जो देखने को क्या हो सकता है दोनों को 6 दिखाई दे रहा हो, बट एक क्या बोलेगा 6 है, एक क्या बोलेगा 9, लेकिन एक इंसान को दोनों अलग अलग दिखेंगे। एक को 6 दिखाई देगा, उसको 9 दिखाई देगा। लेकिन हो सकता है एक इंसान जिस नजर से जैसे मान के चलो भाई, कोई अगर इधर से देख रहा है तो उसे 6 दिखाई देगा, कोई अगर उधर से देख रहा है तो उसे भी क्या दिखाई देगा 6, लेकिन इसके हिसाब से ये क्या है 9, इसके हिसाब से ये क्या है 9। तो इसका मतलब माउंटेन टास्क कहता है कि जो जिसके सामने दिख रहा है ना उसे वही सही लग रहा है। तो इसलिए इसका मतलब वो अपने व्यूज को सही बता रहा है कि दूसरे के व्यू को सही बता रहा है। सवाल पूछेगा कि जो थ्री माउंटेन थ्योरी है वो किस पर बेस्ड है, तो याद रखना ईगो सेंट्रिक पर। किस पर बेस्ड होगी? ईगो। तो जैसे हमने बास्केटर बॉल वाला देखा था ना, बास्केटर बॉल किस पे थी? ऑब्जेक्ट परमानेंस पे। और अगर कोई पूछेगा थ्री माउंटेन टास्क किस पे है, तो याद रखना किस पे कहलाएगा। इसलिए इन दोनों थ्योरी को भी हमेशा याद रखने की जरूरत है कि देखो दिस टास्क क्या शो करता है भाई, ईगो, कि जो मेरा व्यू है वही क्या है सही है, बाकी दूसरे वाले का मुझे कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब नोट एज समवन एल्स वर्ल्ड, कि मैं कैसे देख रहा हूं दुनिया वैसे सही है, दूसरे कैसे देख रहे हैं उससे मुझे इसको कोई लेना देना नहीं। तो अब उसके बाद अगर आपके सामने आ जाता है तो यहां पर कुछ सवाल है, बताना जरा क्या जवाब होगा। आपसे पूछेगा कि ड्यूरिंग जब बच्चा केस में जाए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। दूसरा सवाल देखो इससे रिलेटेड, मतलब जो आसमान है उसमें क्या चल रहा है? ट्विंकल इन द स्काई, बिकॉज वो क्या है? हैप्पी। अब आप सोचो आसमान को किससे कंपैरिजन किया जा रहा है? नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? एनिमल्स। चलो, सिंबॉलिक फंक्शन का जो थॉट है पूछ रहे हैं, एबिलिटी टू यूज सिंबल और मेंटल रिप्रेजेंटेशन, हाँ या ना? अरे यस और नो? अरे धकेले इंसान यार। Symbols help children to remember and think about them without having them physically present, कि मेरी नजरों के सामने हो या ना हो तब भी मैं उसके बारे में क्या कर सकता हूँ? सोच। तो आंसर कितना होना चाहिए? बोथ ए एंड बी। देखो प्रैक्टिकली समझने का मतलब ये कि एग्जाम्पल जो सवाल जो पूछ रहा है ना, वो क्या पूछेगा आपको? कॉन्सेप्ट को लाइन वाइज पूछ लेगा, कि उसमें लैंग्वेज के उसमें दे देगा, स्टेटमेंट के उसमें दे देगा। कॉन्सेप्ट के लिए रहे तो बात बन जाए। आगे आए, चलो देखना ये क्या है सवाल। अब ये कहना चाह रहा है कि अकॉर्डिंग टू पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशंस ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट इज करेक्टली, कि कौन सी लिमिटेशन है जो उसके हिसाब से क्या है सही। पहला करता है फोकस ऑन स्टेज रेदर देन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। चिल्ड्रन फोकस ऑन वन एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन एंड नेग्लेक्ट क्या करता है? अदर्स को। दूसरा कहना चाहता है इसमें क्या है? ईगोसेंट्रिज्म है। चिल्ड्रन अज्यूम एवरीवन एल्स थिंक, परसीव एंड फील एज दे डू। सही है कि गलत है? सवाल ने कहा आपसे कि लिमिटेशंस ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट इज करेक्टली, कि सवाल प्री ऑपरेशनल स्टेज का है, उसकी लिमिटेशंस के बारे में बता रहा है, उसकी जो सीमाएं है वो कौन सी सही। पहला क्या बोल रहा है कि फोकस ऑन स्टेज रेदर देन क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन। तुम ध्यान से देखो इस सवाल को जो पढ़ रहे हो ना, जिन्होंने भी सी जवाब दिया सारे गलत हैं। अब बिना आंसर देके लड़ सकते हो तो लड़ लो। ऑप्शन नंबर सी जितने लोग दे रहे हैं वो सारे क्या हैं? गलत हैं। बस मैं इतना बोल रहा हूं, ये भी नहीं, ये तो छोड़ ही देते हैं। ये मैं छोड़ दिया। अभी ये पता है कि मेरे को ए नहीं सी नहीं हो सकता बस। हाँ जी, कोई और? चलो आओ जरा सवाल को समझ लो। तो इसका मतलब ईगोसेंट्रिज्म में ये कहना चाहता है कि जो चिल्ड्रन एज्यूम एवरीवन एल्स थिंक, परसीव एंड फील्स एज दे डू, जैसा मैं हूं वैसे ही दूसरे हैं। ये कब पढ़ा है भाई मैंने तो शुरू से ईगोसेंट्रिज्म में तुम्हें उस टाइम ही नहीं बोला कि जो मैं हूं वो दूसरे, मेरी तरफ से दूसरे क्या है, मुझे उससे लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना किस बात से है? इस बात से कि मैं, तो यही तो उसकी लिमिटेशन हुई। पहले वाला तो बिल्कुल सही है कि क्या कहता है कि फोकस ऑन स्टेजेस रेदर देन ट्रांसफॉर्मेशन, चिल्ड्रन फोकस ऑन वन एस्पेक्ट्स ऑफ द सिचुएशन नेग्लेक्ट अदर। ठीक है कि मैं एक पे जो डी ट्रिपल वाला एग्जांपल दिया था। लिमिटेशन होता है कि आपको बता रहे कि कौन सी एक चीज है जो उसकी थ्योरी में काम नहीं। आपसे ये कहा गया कि आप रात को 7 बजे के बाद घर से नहीं निकलेंगे। ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बुरी का तो पता नहीं, लेकिन लिमिटेशन जरूर है।
कि घर वालों ने ये बोल दिया कि 7 बजे के बाद आप घर से नहीं निकलेंगे, तो इसने ये कहा था कि कौन सी फॉलोइंग लिमिटेशन ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट इज करेक्टली मैच होगी। तो भाई करेक्टली मैच में तो ये वाली तो कहीं पर थी नहीं, यहां पर जो दिखा है ना ईगो, तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, सेकंड होगा। क्या होगा, सेकंड। अब अगर मैं तुम्हें ये आंसर दिखा दूं ना तो तुम्हारी सोचना तुरंत आंसर पे आ जाएगी। पढ़ो जरा दोबारा एक बार, सवाल बड़ा सिंपल था। उसने कहा कि प्याजे के हिसाब से कौन सी फॉलोइंग लिमिटेशंस है जो प्री ऑपरेशनल थॉट के साथ सही मैच कर रही है। इसका मतलब वो ये कहना चाहता है ईगोसेंट्रिक स्टेज में जो बच्चा होगा वो यहाँ पर। अब देखो अगर ये वाली बात होगी तो तुम पता क्या कर रहे हो, यहाँ पर फोकस ऑन स्टेज रेदर देन क्या ट्रांसफॉर्मेशन। क्या पूरी उसमें कहीं पर भी मैंने ट्रांसफॉर्मेशन नाम की कोई चीज आपके सामने रखी थी? अरे ध्यान से देखो, उसने इस बात का मीनिंग डिफाइन किया है। जब आपके सामने हाइफन लगा हुआ है तो ये कहना चाह रहा है कि ये वाली चीज और इसकी चीज का मतलब क्या है। इसका मतलब यहाँ ईगोसेंट्रिज्म को लाइन में डिफाइन कर रहा है और फोकस ऑन स्टेज रेदर देन ट्रांसफॉर्मेशन का आप क्या कर रहे हो, आप इस लाइन को पढ़ रहे हो कि चिल्ड्रन फोकस ऑन वन एस्पेक्ट्स ऑफ क्या है सिचुएशन, नेग्लेक्ट क्या करता है। अगर यहाँ मेरे बच्चे सेंट्रेशन लिखा होता तो ये सेंट्रेशन का मीनिंग होता। ये क्या होता है, सेंट्रेशन का क्या होता है मीनिंग, कि आप एक चीज पर क्या कर रहे हो, फोकस, दूसरे को क्या छोड़ रहे हैं आप ना। जो नीचे लिखा गया है आप सिर्फ इस बात को पढ़ रहे हो कि मैंने आपको क्या पढ़ाया, बट मैंने इस बात का मतलब आपको इसके पर्सपेक्टिव में नहीं बताया। लेकिन हाँ, मैंने ईगोसेंट्रिज्म के पर्सपेक्टिव में आपको क्या बताया था, यही बताया था। और यही वाली जो लिमिटेशंस है, क्योंकि उसमें वो कह रहा है कि मेरा जो भी है वो तो सही है लेकिन दूसरे का भी सही नहीं। नेक्स्ट क्लास में चलेंगे, अभी बहुत कुछ बचता है प्याजे में। तो कॉन्क्रीट अभी तक खत्म नहीं, इतना लंबा प्याजे कभी चला नहीं होगा जितना लंबा चलेगा। एंड पर्सनल फेबल और जो इमेजिनरी है वो उसके साथ भी हम अगली क्लास में 2 चलेंगे। तो ठीक है, पढ़ के आना थोड़ा सा भाई।